Good evening, friends. Today's topic is the difference between the president election and the vice president in India. तो दोनों के इलेक्शंस में का डिफरेंस देखेंगे, दोनों की एलिजिबिलिटी को देखेंगे, कुछ टॉपिक्स जो इनकी दूसरी जो पावर्स हैं वो अलग से हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे गवर्नर के साथ, वो एक अलग से वीडियो आएगी। आज सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो इलेक्शन प्रोसीजर पे रहेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं दोनों की क्वालिफ़िकेशन के बारे में एक जनरल आइडिया दूं, दोनों ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टें हैं, दोनों ही केसेस में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। 35 की जो एज है वो दोनों को दोनों ही केस में कंप्लीट होनी चाहिए। जो मेन डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना है वो प्रेसिडेंट के केस में ही शुड बी क्वालिफाइड एज इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। और ऑब्वियसली ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों के केस में वो, क्योंकि वो राज्यसभा को उन्होंने चेयर करना है, ही वुड बी द चेयरपर्सन इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। सो लेट्स मूव। ये जो एक सिलेबस है आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 2 सिलेबस पॉलिटी जो आता है, यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस में, स्टेट पीएससी आपका यूपी पीएससी है, आरपीएससी है, एचपीएससी है, बहुत सारे मोर देन 50 जो एग्जाम्स में आपका पॉलिटी यू विल फाइंड एवरीवेयर। और जो लॉ स्टूडेंट्स है जुडिशल सर्विसेज में आते हैं, यूपी में तो बहुत ज़्यादा आता है इसका, दिल्ली में भी एडी एपीपी और एलएलबी एलएलएम की जो डिग्री है तो उसमें आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो आता ही आता है, और क्लैट में भी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स ट्राई। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए अगर आपको आते हैं, और जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको कितना आते हैं तो दोनों में सीधा डिफरेंस आपको अभी कितना आता है। अगर आपको अभी इसके 6 में से अगर आपके 5 क्वेश्चंस भी अगर आपके ठीक हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी ठीक चल रही है। प्रॉक्सी वोटिंग इज अलाउड इन द प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ट्रू फॉल्स। प्रॉक्सी वोटिंग होती है कि आपके बिहाफ पे इंडिविजुअल अगर आप नहीं जाना चाहते और आपके बिहाफ पे आप किसी को ऑथराइज कर देते हो और वो आपकी जगह वोट कास्ट कर सकता है कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी वोटिंग। वैल्यू वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो एक एमपी की जो वोट की वैल्यू कितनी है हम देखेंगे आगे। और किस स्टेट की, देखिए हर स्टेट के एमएलए की जो वोट वैल्यू का डिफरेंस अलग अलग है, वो एक टेबल है, वो आगे हम बताएंगे। तो हाईएस्ट और लोएस्ट किसकी है वो बताएंगे और कितनी है। एमएलसी जो है क्या जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल रोल के पार्ट में है, यानी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही नॉमिनेटेड एमपीज आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन, ट्रू फॉल्स। आपके जैसे मान लिया फिल्म स्टार्स हैं, आपके क्रिकेट स्टार हैं, क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट के में कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको आते होंगे, और नहीं तो वीडियो देखने के बाद आपको 100% आ जाएंगे। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये इलेक्शन को कंप्लीट करेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्लस प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 एमेंडेड इन 1997। तो मेन एक्ट आपका 1952 का है। फिर उसके फर्दरेंस में आपका रूल्स है 1974 के। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से आपको पावर मिलती है लॉ बनाने की। तो आपने लॉ बनाया, फिर जब एक्ट बन गया आपका, एक्ट के बाद फिर फर्दर रूल होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्लिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये आपके काम की चीज़ है। लेफ्ट साइड प्रेसिडेंट है और राइट साइड आपका वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के लिए जो आपके इलेक्टोरल कॉलेज हैं, यानी कौन कौन एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्टेड, मैंने ब्रैकेट में लिख रहा है नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी ओनली एंड ओनली इलेक्टेड बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स, आल्सो ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली, यूटी ऑफ पुडुचेरी, और आपका अभी जे.एंड.के भी आ गया है यूटी विद लेजिस्लेचर, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, राइट। तो यानी जब ये इस पर डिबेट हुआ, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट पूरे कंट्री का होता है, राइट, उसका शेयर इस तरीके से आगे हम देखेंगे कि 50-50 है, क्योंकि वी हैव द फेडरल स्ट्रक्चर, तो स्टेट का भी से होना चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में है तो बोले नो, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या है कि एक सेलो हाइनेस ऑफिस है, उसका जो रोल है वो एक राज्यसभा ओरिएंटेड ज़्यादा है एज ए चेयरपर्सन, तो वहाँ पर इसलिए स्टेट्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अगर तो वाइस प्रेसिडेंट के हम देखेंगे जो इलेक्टोरल कॉलेज किस किस से बन के मिलता है, मेंबर्स इवन नॉमिनेटेड ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स। तो यानी अगर आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे जो क्रक्स जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही आता है
कि प्रेसिडेंट के केस में नो नॉमिनेशन, एमएलसीज भी पार्टिसिपेट नहीं करते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपकी मान लीजिए 6 स्टेट्स में है, बाकी के स्टेट्स में तो नहीं है, तो वहाँ पर उसकी फिर कंपोजिशन बिगड़ेगी। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए अक्रॉस द कंट्री सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलएज हैं उनको ही राइट दिया गया है, नॉट एमएलसीज, काउंसिल को नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं। और आपके वाइस प्रेसिडेंट के इंटायरली जो आपके जो हाउस के मेंबर हैं बोथ हाउसेज के, चाहे वो नॉमिनेटेड भी हों, राइट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड नॉमिनेटेड एमपीज, ये मैं बता दिया। जैसे अब ये लेफ्ट साइड में गोविंदा जी कह रहे हैं भाई मैं इलेक्टेड हूँ सो मैं दोनों में वोट दूंगा। ये 2004 में मुंबई में इन्होंने राम नायक जो बड़े लीडर थे बीजेपी को, उनको हरा के आए थे ये। और उस साइड आपकी दो पब्लिक फिगर हैं रेखा और सचिन, ये दोनों नॉमिनेटेड हैं। हम तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में ही वोट डाल सकते हैं बबुआ। तो यानी इस एग्जाम्पल से मैंने क्लियर करने की कोशिश की, जो आपको याद रहेगा, इम्प्रिंट रहेगा आपके माइंड में। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑब्लिक वाइस प्रेसिडेंट? इन दोनों की टर्म देखिए, दोनों की टर्म 5 ईयर की है, लेकिन आपको जब तक नया नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आता है तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट। इसमें आपका आर्टिकल 56 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस जो है वो 5 ईयर तक का है। तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हाउएवर द ऑफिस मे बी टर्मिनेटेड अर्लियर बाय डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। देखिए जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस, जो हटाने का प्रोसेस, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी इसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन भी नहीं है इनके इलेक्शन में। तो सेम वे आपका यहाँ पर जो इनका रिमूवल है वो एक रेजोल्यूशन से होगा, और वो भी रेजोल्यूशन राज्यसभा से इनिशिएटेड होगा। आगे देखेंगे हम। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑब्लिक वाइस प्रेसिडेंट। देखिए मैंने अभी बताया कि जो आर्टिकल 61 है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सीधा ही आ जाता है ये। फॉर किस वजह से रिमूव किया जा सकता है, इम्पीचमेंट क्यों किया जा सकता है? ग्राउंड सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक है, दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है? अगर उसकी वैल्यूज़, उसकी स्पिरिट, जैसे सेकुलरिज्म है और बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर उसका वायलेशन होता है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट तो उनको इम्पीच किया जा सकता है। तो चार्जेस शैल बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से उसको इनिशिएट किया जा सकता है। 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द कंसर्न हाउस, तो जो भी लोकसभा या राज्यसभा उसका 1/4 आप निकाल लीजिए। टोटल मेंबर यानी एब्सोल्यूट। और 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, राइटिंग में साइन करना पड़ेगा। और वो पास अगर रेजोल्यूशन हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ दैट मेंबरशिप, यानी स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, तो फिर क्या है कि वो जाएगा दूसरे हाउस में। और जो अदर हाउस होगा, मान लिया अगर लोकसभा में काम हुआ है तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, राज्यसभा में हुआ तो फिर ये लोकसभा में जाएगा, लोकसभा इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो अदर हाउस सेल इन्वेस्टिगेट द चार्ज इफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द अदर हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम डेट ऑफ रेजोल्यूशन सो पास, तो उस डेट से प्रेसिडेंट को हटाया माना जाएगा। अब बात करते हैं हम रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 67 में है। इसमें फर्स्ट डेज, इसका डिफरेंस आपको याद रखना है, जब भी वाइस प्रेसिडेंट है तो आपकी जो सुई है वो राज्यसभा में घूमनी चाहिए, क्योंकि वो ही द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो एवरीथिंग इज़ टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम द राज्यसभा। तो यहाँ पर जो 14 डेज प्रायर नोटिस है रिमूवल का, वो राज्यसभा में इनिशिएट होगा। और फर्स्ट पास विद द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, ए मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ द काउंसिल, देन मेंबर, यानी ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करता है, इफेक्टिव मेंबर्स की बात करता है। और ये लक्ष्मीकांत की बुक में गलत दे रखा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और सेम वे फिर क्या है कि वही आपका जो इफेक्टिव मेजोरिटी आपकी लोकसभा में जाएगी, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी से वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। और इसमें मेरी एक वीडियो है अलग से टाइप ऑफ मेजोरिटी पे, आप वो देख सकते हैं। फिर भी मैंने आगे इस पर वो स्लाइड डाल रखी है। रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इफेक्टिव मेजोरिटी व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ऑल द देन मेंबर्स, दैट रेफर्स टू द इफेक्टिव मेजोरिटी। देन मेंबर्स मैंने एक्चुअली उसमें जो मेंबर है, ये नहीं है जो एब्सेंट हैं, घर पे बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, वो नहीं है। यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ वो होगी आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ हाउस की है, माइनस वैकेशन। वैकेशन हो सकता है रेजिग्नेशन दे दिया हो एमपी साहब ने, या उनकी डेथ हो गई हो, तो इन रीजंस की वजह से वो हाउस में अब हाउस के रोल पे नहीं है, राइट। द वैकेशंस डज नॉट मीन द एब्सेंटिज्म ऑफ प्रेजेंट बट नॉट कास्टेड वोट। ऐसे भी हो सकते हैं हाउस में प्रेजेंट हो लेकिन वोट कास्ट ना किया हो, या घर बैठे हों। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ सपोज जैसे लोकसभा के आज के दिन में बताऊं, मैंने उस वीडियो में बता रखा है पूरा डिटेल से, इस स्लाइड में वहीं से ली है। 545 लोकसभा में 1 ने रिजाइन दे दिया, 2 की डेथ होगी, तो 542 अभी के दिन इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। अगर आज वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट रिमूवल का रेजोल्यूशन लेके आती है राज्यसभा, तो 542 मेंबर्स के हिसाब से डिसीजन होगा। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ आपकी देख लीजिए, एज ऑन 13 अप्रैल 2020 जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो इफेक्टिव मेजोरिटी आपकी 542
हम लेंगे, ना कि 545। तो 542/2 271। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कंपेयर मेजोरिटी के साथ, तो उसमें हम पूरा लेते हैं 545, और प्रेजेंट के केस में फुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी ली जाती है, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। तो यहाँ पर आपका 245 + 1/2 273। तो आप लोगों को इफेक्टिव मेजोरिटी उसमें एक बार वो वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको समझा दिया है। और रिमूवल ऑफ द प्रेजेंट स्पेशल मेजोरिटी एज पर द आर्टिकल 61। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 रिक्वायर्स ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इसमें देन वर्ड नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। तो लोकसभा में जो स्पेशल मेजोरिटी है वो आपकी एज पर आर्टिकल 61 364 जाएगी। राज्यसभा में अगर आप निकाल के देखें तो 164 जाएगी। यूनिक केस ऑफ फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजेंट, आर्टिकल 61 जो इम्पीचमेंट की बात करता है, और यहाँ पे मैंने दिखा रखा है 545 × 2/3 364 ऐसे राज्यसभा का। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों की प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है ये समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे मैंने ले रखा है कि इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए मैंने ये पूरा एक्ट को देखा और उसमें जो उसके रूल्स हैं और जो उसके अपेंडिक्स हैं मैंने यहाँ पे उसको यूज़ कर रखा है आप लोगों को जस्ट अच्छे समझाने के लिए, क्योंकि इनका जो प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स 1974 जो है ये उसकी टेबल से ले रखा है। यहाँ पर जो बात आती है वी हियर बाई नॉमिनेट, सबसे ऊपर आप देखोगे नॉमिनेट वर्ड है, फुल नेम एड्रेस, और आगे वी हैव वेरीफाइड डू हियर बाई डिक्लेयर द सेड कैंडिडेट हैज़ कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स। और एक्चुअली इसमें जो मैंने 50 नीचे जो टेल सीरियल नंबर लगा रखा है, फुल नेम है आपका, तो 50 जो बंदे हैं वो कम से कम नॉमिनेट करेंगे। तो 50 MP भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ आपके MLA भी हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल रोल का पार्ट है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो यानी कम से कम ऐसे हैं कि कम से कम उनके पास भाई 50 बंदे तो ऐसे हों जो 50 MLA MP जो उनको नॉमिनेट करें, उनके पास कुछ एक मेजोरिटी हो, तो कुछ वेटेज है कैंडिडेट में। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ऐसे ही 50 सेकेंडर्स चाहिए, द पार्टिकुलर्स ऑफ द सेकेंडर्स एंड देयर सिग्नेचर, ये प्रॉपर सिग्नेचर भी करेंगे, और 50 देखिए सेकेंडर्स। तो वो जो आपके 50 जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया आप लोगों को, वो बेसिकली नॉमिनेट करते हैं आपके, और जो नेक्स्ट मैं अभी स्लाइड जो दिखाई है ये 50 फर्दर सेकेंडर करते हैं, टोटल मिला के 100 हो जाते हैं। 100 मीन्स बेसिकली ये जो 50 लोगों ने जिनको अप्रूव किया है, जिनको नॉमिनेट किया है जिस कैंडिडेट को, कि हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो नहीं टोटल मिला के 100 हो जाते हैं इलेक्टोरल रोल में से। तो काफ़ी अच्छा एक इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और भी बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ MLA MP ऐसे हों कि जो दूसरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को भी नॉमिनेट या सेकंड कर दें, तो जब स्क्रूटनी होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, तो वो जो फर्स्ट टाइम जो जिन्होंने उनको अप्रूव या सेकंड किया वही वैलिड होगा। सेकंड टाइम में अगर वो किसी को नॉमिनेट या सेकेंडर करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आ जाता है आपका इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने प्रेसिडेंट का देखा 50 + 50, 50 नॉमिनेट करने वाले और 50 सेकेंड करने वाले उसको नॉमिनेशन को। अब यहाँ पे देखा ये कि वी द अंडरसाइंड द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज रेफर्ड टू इन द आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हियर बाई नॉमिनेट। यानी आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा राज्यसभा के जो MPs हैं वही कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में MLA भी हो सकते थे, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस है उस लाइन में। और यहाँ पे 20 एटलीस्ट 20, देखिए अब 20 के बाद एक्स्ट्रा लिख रखा है, तो जो 20 MPs हैं वो उसको नॉमिनेट करेंगे। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। और फिर आगे जो 20 फर्दर उसको सेकंड करेंगे, यानी उसको अप्रूव करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सेकेंडर्स बोलेंगे इनको, पार्टिकुलर्स ऑफ द सेकेंडर्स एंड देयर सिग्नेचर। तो वो 20 लोग एटलीस्ट किस भी हाउस के हैं वो अपने साइन करेंगे, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं वो ये भी करेंगे, और वो एक सर्टिफिकेट भी देंगे कि इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग समझ में आ गए, प्रेसिडेंट के लिए 50-50 और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20-20। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑब्लिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखेंगे जैसे आपके सीरियल नंबर वगैरह यहाँ तो एड्रेस है, लेकिन मैं जानबूझ के नेम ऑफ द कैंडिडेट ABCD लिखा है, राइट। और इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर मैं बताऊँ, जब मैंने रूल्स देखे तो इसमें इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और इलेक्शन कमीशन जैसा भी लास्ट टाइम जो 2017 का हुआ था, तो वो उन्होंने जो आपके जनरल सेक्रेटरी लोकसभा हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर बना रखा था। तो सेम राज्यसभा के रिटर्निंग वो जनरल सेक्रेटरी को भी रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन कमीशन। अब हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ 1 MP, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड शुरू हो गई है कि अब यहाँ से पता लगेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होता है। और वो तो हमने बता दिया कि उसके इलेक्टोरल रोल में आपके बोथ हाउसेज के जो MPs हैं सिर्फ इलेक्टेड, और आपकी स्टेट असेंबली के भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड, राइट। MLC नहीं, नॉमिनेटेड नहीं।
लेकिन अब मैंने बताया कि पेरिटी रखने के लिए, सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन रखने के लिए 50-50, तो देखिए एक फार्मूला बड़ा अच्छे से डिवाइड किया हुआ है और अब उसको देखते हैं हम कि कैसे एक एमपी की वोट की वैल्यू निकलती है। लेफ्ट साइड में द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ वन एमएलए, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाइड बाई 1000, या आप इसको अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जो पॉपुलेशन में एक और बताना चाहिए, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से जो हमने सीज कर रखी है वो हम पॉपुलेशन लेंगे 1971 की, जब 2026 के बाद हम नेक्स्ट सेंसस देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ 71 के हिसाब से ले रहे हैं सभी। तो 71 के हिसाब से उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है और उस डिवाइड बाई उस स्टेट में कितने एमएलए हैं आपके, और मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 जो क्वोशेंट है। ये एग्जांपल मैं लिया जैसे हरियाणा का, हरियाणा की जो पॉपुलेशन 1971 की ये है, और मैंने इसको फिर इस पॉपुलेशन को 90 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाइड क्वोशेंट ऑफ 1000 तो 112 आ जाता। आप अपने जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए कर सकते हैं। तो ये हरियाणा के एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू आ गई वो 112 आ गई। द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल वोट्स ऑफ हरियाणा, जब एक एमएलए की वोट की वैल्यू 112 है, अगर 90 करते हैं कास्ट तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,080 आपका टोटल हरियाणा की जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी 1990s के एमएलएज की जो वोट वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी। सेम वे हम सभी स्टेट्स का कर सकते हैं इस तरीके से, और ये आपकी निकल जाता है 549495, राइट। अब राइट साइड में निकालते हैं कि एमपी की जो वोट वैल्यू कितनी है, द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द ऑल एमएलएज ऑफ द ऑल स्टेट्स। तो जितनी अभी हमने स्टेट्स की निकाली है और उसको हम डिवाइड कर देंगे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा, 543 + 2 23 776, और ये आपका जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 708। यानी एक एमपी की जो वोट वैल्यू है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो 708 है। जब एक एमपी की इतनी है और तो टोटल एमपी कितने हैं 765 जो इलेक्टेड एमपी हैं, ये निकल के आ जाएगा 5,49,408। अगर आप दोनों को कंपेयर करें लेफ़्ट और राइट में, तो जो स्टेट्स के जो एमएलएज की जो वैल्यूज़ थी वो और सभी एमपीज़ की जो वोट वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है। वहाँ पे 408 है एमपीज़ के लास्ट में 3 डिजिट, इसमें 495 है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 87 का जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसलिए पेरिटी प्रिंसिपल, इक्वलिटी का प्रिंसिपल ध्यान रखा गया है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2017 का स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वोट्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एज पर। तो यहाँ पे एक टेबल बना रखी है और हम देखेंगे कैसे क्या इन्होंने, जो अभी मैंने एक एग्जांपल हरियाणा का निकाल के दिखाया, आप देखेंगे नेम ऑफ द स्टेट्स आंध्रा, नंबर ऑफ असेंबली सीट्स 175, पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के हिसाब से ये आपका ईच एमएलए जो वोट ऑफ जो आपकी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, मैं आगे दिखाऊंगा और आप निकाल के देखेंगे तो आपका ये सारे इन्होंने पूरी स्टेट्स की वैल्यू आ जाती है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जैसे हरियाणा है, हरियाणा के केस में क्या किया, जैसे एमएलएज 90 है, पॉपुलेशन ये रही आपकी 90 मल्टीप्लाइड 1000, ये 112 आ गई। ऐसे ही आप किसी भी स्टेट की निकाल सकते हैं, सभी निकाल के रख रखी हैं और राइट साइड में ये। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे सिक्किम का अगर हम देखें, सिक्किम बहुत छोटा स्टेट है, 32 ही एमएलएज उसमें। अगर आप 2,09,843 पॉपुलेशन, इसको 32 मल्टीप्लाइड 1000 से करेंगे और तो ये 7 आ जाएगा। और सबसे लीस्ट वैल्यू इसकी 7 सिक्किम की है आपके। वैसे ये आने के चांसेस बहुत कम है, फार्मूला आता है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए किस स्टेट के जो एमएलए की वैल्यू सबसे कम है और किस स्टेट के एमएलए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम यूपी के देखें, यूपी के मैंने देखा पॉपुलेशन है 403, उसमें एमएलएज हैं मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये आ गया 208 हाईएस्ट वैल्यू। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप देखेंगे यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, जो ये ओवर पॉपुलेटेड स्टेट हैं और जिनकी स्टेट असेंबली में आपका एमएलएज के भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, तो यही डिसाइड करते हैं आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इधर से उधर कैसे मूवमेंट टेक प्लेस करता है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से आप जिस भी स्टेट के हैं आप अपने पक्का निकाल के देखें एक बार। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो निकल के आ जाता है 4120 आपके जो एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं और ये निकल के आके सारा 549,495 ये निकल के आ जाता है। और अब यहाँ पे इन्होंने देखिए द वैल्यू ऑफ द ईच वोट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने देखा था, ये मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, 543 + 2 23 776। तो जो आपका 5,49,495 जो टोटल वैल्यू आई सारे एमएलएज की अक्रॉस द
कंट्री, सारे स्टेट्स के, इवन जो यूटीज विद लेजिस्लेचर, तो ये निकल के आ जाता है 776 से डिवाइड करेंगे तो 708 निकल के आएगी एक एमपी की वैल्यू, जो मैं लास्ट स्लाइड्स में बता चुका हूँ। और अब अगर एक एमपी की वैल्यू इतनी है तो टोटल जो एमपीज हैं इलेक्टेड वो 776 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ गया। और ये जो मैंने एरो लगा रखा है द पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियंस, बेसिकली ये बैलेंस रख रखा है और दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल इलेक्टर्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कितने एमएलएज उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसमें 4120 इतने एमएलएज हैं और एमपी 776 हैं जो इलेक्टेड है। मैं इलेक्टेड की बात कर रहा हूँ। 4896 लोग हैं जो अपना, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके अगर क्लास के 2 सेक्शन हैं ए और बी, अगर ए में तो बैठे हैं सारे एमपी और बी में सारे बैठे हैं आपके सारे एमएलएज सारे स्टेट्स के अलग अलग, और उस तरीके से मिलके वो इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्टोरल हैं, वो वोटिंग करेंगे। तो टोटल वैल्यूज ऑफ द वोट्स ऑफ द 4896 इलेक्टर्स, तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये है। तो इतने एमएलएज आ गए तो तकरीबन ये आपका 11 लाख के कंप्लीट वोट बन जाते हैं। अब जितने भी कैंडिडेट होंगे अब वो ये उनमें बटेंगे जो भी कंटेस्टर हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, सिर फट गया, हेडेक हो गई है, डोंट वरी, ये आपको समझा जाएगा कम्प्लीटली। द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। देखिए, आपको पता होगा कि एक विप होती है, एंटी डिफेक्शन लॉ में भी आपने पढ़ा होगा, विप, WHI विप इन चाबुक मास्टर। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि जब भी उनका एक विप होता है, एक डिप्टी विप होता है, सीनियर लीडर को बनाती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और वो इंश्योर करती हैं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बिल पास हो रहा हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है, कोई गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, कोई बिल है, तो वो हाउस में प्रेजेंट हो और उनकी पार्टी की जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग वो वोट कास्ट करें, एब्सेंट ना रहें, तो अदरवाइज उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये विप है, लेकिन ये सीक्रेट बैलेट है। सीक्रेट बैलेट है बेसिकली ये नहीं पता लगना किसने किसको वोट दिया है, तो यानी विप जारी करना भी इमेटेरियल है इसमें, तो इसलिए कोई विप इशू नहीं होती है ऐसे केस में। आई होप आप समझ गए होंगे। सीक्रेट बैलेट होता है आपका प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन में। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रल कोटा होता है वो 50% + 1, यानी ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का। कोई डायरेक्ट, जैसे आपने देखा होगा, आप लोकसभा के जो एमपीज होते हैं उसका तो डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, एमएलएज का भी डायरेक्ट करते हैं, लेकिन आप राज्यसभा के एमपी का तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते। आपने कभी किया है? तो इसलिए आपका उसमें हाफ पास जो फार्मूला होता है उसमें बेसिकली जिसको भी ज़्यादा मिल गया वो जीत जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन में, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो हमने इलेक्ट्रल कोटा रखा 50% + 1 का है। ईच वोटर इज गिवन ओनली 1 बैलेट पेपर। द वोटर इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस बाय मार्किंग 1 2 3 4 एक्सेट्रा अगेंस्ट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट। ये मैंने जानबूझ के इस साइड आपको लगा रखा है, जैसे ABCD 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं। मान लिए अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि भैया जो टोटल इलेक्टोरल हैं 4896, 4896 जो हैं एमएलए एमपी वोट कास्ट करेंगे। अब किसी ए को पहली प्रेफरेंस देगा, बी को दूसरी देगा, सी को चौथी दे सकता है, डी को कुछ और दे सकता है, तो उनकी अलग अलग प्रेफरेंस होंगी। तो क्या होगा ऐसे प्रेफरेंसेस में कि हम पहले ही देखेंगे कि सबसे पहले तो ज़्यादा, अगर पहले ही उसमें पहली ट्राई में अगर सबसे ज़्यादा 50+1 किसी को मिल जाता है, 50% + 1, तो इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो देखते हैं फर्स्ट फेज, द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कंटिन्यूड इफ ए कैंडिडेट इज स्क्योर्स required quota 50% + 1 he is declared elected, otherwise the process of transfer votes is into motion, नहीं तो फिर वो प्रोसेस चलता रहेगा। सेकंड फेज जो आता है द बैलेट ऑफ द कैंडिडेट स्क्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसल्ड। यानी इसमें क्या कहना चाहिए, जो अगर फर्स्ट फेज से डिसाइड नहीं हो पाता है कि हु इज़ द विनर, यानी किसी को 50% + 1 नहीं मिलते, तो सेकंड फेज स्टार्ट होता है। सेकंड फेज में क्या होता है, बैलेट ऑफ द कैंडिडेट स्क्योरिंग लीस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसल्ड। यानी जो सबसे कम, सपोज मैंने 4 कैंडिडेट लिए और उसमें से एक कैंडिडेट ऐसा होगा ना जो सबसे नीचे होगा, तो उसको निकाल देंगे बाहर, उसको बाहर कर देंगे कि भैया अब आपकी ज़रूरत नहीं है, यू आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। सिर्फ हम उसके वोट्स का यूज़ करेंगे, सेकंड प्रेफरेंस उसने किस किस को दिया तो वो अलोकेट करेंगे। ही सेकंड प्रेफरेंस वोटर्स आर ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा। आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड से। देखिए ये इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपका ये एक मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, लेकिन ये शायद विजिबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने अलग से फिर इस साइड राइट साइड में बनाया। जैसे मैं लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ABCD हैं। अब मान लिया एक जैसे एक MP है, एक MP A को देता है पहली चॉइस, B कैंडिडेट को देता है थर्ड चॉइस, C को देता है फोर्थ, D को देता है सेकंड। ऐसे दूसरा A को फोर्थ दे सकता है, B को पहली, C को थर्ड, D को सेकंड। तो ऐसे अलग अलग आपको चॉइस हो सकते हैं। तो आप फर्स्ट फेज में क्या होगा,
सपोज हमने देखा कि ए कैंडिडेट को इस तरीके से 30% वोट मिले, यानी जिनकी पहली प्रेफरेंस ए था ऐसे 30% कैंडिडेट मिले, 30% वोट मिले। बी जो है आपका उसको 12% मिले, सी को 40 मिले, डी को 18 मिले, डेल्टा 18। लेकिन किसी को भी 50% प्लस 1 नहीं मिले। तो अभी क्या हुआ, अभी फैसला नहीं हुआ। तो अभी हमें सेकंड के फेज में जाना पड़ेगा। अब सेकंड फेज में क्या देखेंगे कि हमने जो पहले फेज में सबसे कम थे उसको स्ट्राइक आउट कर देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। अब हमने बी कैंडिडेट को ड्रॉप कर दिया और उसका ये देखेंगे कि देखिए जो वो बी के जो 12% वोट, ऑब्वियसली उसकी पहली उन 12% लोगों की चॉइस जो होती है वो बी थी नंबर 1। अब बी तो बाहर हो गया तो वो अब किसी काम के नहीं है। तो उसके अभी देखेंगे कि जो 12% जो लोग थे उनकी सेकंड चॉइस किस चीज़ की थी, तो उस सेकंड चॉइस जिसकी थी उसको हम अलोकेट कर देंगे उसके वोट। तो ये सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर्ड टू द अदर कैंडिडेट। तो हमने देखा बी के जो 12% जो वोट थे जिन्होंने बी को पहले चॉइस दी, अब वो ड्रॉप हो चुका है, कंपटीशन बाहर हो चुका है, किसी काम का नहीं है। तो उसके हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, ठीक है, कि वो खुद तो बाहर हो गया, अब जीत नहीं सकता। तो बी के देखा हमने 4% जो लोग थे वो उसकी सेकंड चॉइस ए थी, तो हमने उसको फिर ए को दे दिए 4%। ऐसे ही 6% वोट ऐसे मिले जिनकी चॉइस सी थी, तो सी को दे दिए 6%। ऐसे ही 2% चॉइस उनमें ऐसी थी जिनको डी को उन्होंने वोट कर रखा था सेकंड चॉइस एज ए, तो 2% डी को दे दिया। तो इस तरीके से मिल के आ जाता है 34 ए के लिए, 46 सी के लिए और डी के लिए 21। लेकिन अभी भी किसी को 50% 1+1 नहीं मिला, यानी अभी भी जो एक आंकड़ा था, जादुई आंकड़ा जो कोटा है वो नहीं मिल पाया। तो अब हम इसमें से वही फार्मूला फिर अपनाएंगे। इनमें सबसे कमज़ोर खिलाड़ी कौन है, अभी डी, जिसको 20% में डी को हम बाहर कर देते हैं, बाहर करा सकते हैं, ड्रॉप डी कैंडिडेट। और अब हम देखेंगे कि डी भैया, डी का जो सेकंड चॉइस जो थी वो तो अभी मिला लो के, मतलब डी की क्या है कि डी का देखा जाए तो फर्स्ट चॉइस प्लस सेकंड चॉइस मिल के 20 बना था, लेकिन अब ये बाहर कंपटीशन से हो गया। तो पहली और सेकंड चॉइस तो मर चुकी हैं। तो अब हम थर्ड चॉइस देखेंगे इसकी किस किस की थी। तो थर्ड चॉइस जो इसकी वोट थे थर्ड प्रेफरेंस में ए और सी को किस किस ने, उनमें से किस किस की लोकेशन है वो छाट के और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डी के जो 20% वोट थे उनमें से हमने देखा कि 8% जो वोट थे, 8% वोटर्स उनकी ए चॉइस थी थर्ड। और ऐसे ही डी के 20% जो 12% वोट ऐसे थे जिनकी थर्ड चॉइस सी मिली, तो वो उसमें जोड़ दिए। तो ए हो गया आपका 34 + 8, ऐसे ही सी हो गया 46 + 12। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने देखा ए जो है वो 42 हो गया और बी हो गया 58। वाह, अभी बी हैज़ स्क्योर्ड द 58%, मोर देन 50% + 1। तो ये आंकड़ा जो कोटा हमने कवर कर लिया है। तो अभी बी इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड। तो ये भैया आपका अब यहाँ पे ऐसे ही अगर हम देखें नीचे, तो रामनाथ कोविंद साहब जो एनडीए बीजेपी कैंडिडेट थे, बीजेपी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, वो मैं टेबल में आगे बताऊंगा। तो इनको 7,02,044 वोट मिले, 65% के करीब। मीरा कुमार जो यूपी की कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी उनको सिर्फ 34 मिली, जो स्पीकर भी थे पहले। तो डायरेक्ट इलेक्शन आप देखो, लोकसभा राज्यसभा में तो फर्स्ट पोस्ट पास था पास, यानी आपको जिसको भी एक मिल गया सबसे ज़्यादा वही आ जाता है डायरेक्ट इलेक्शन में। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो है 50% + 1 का फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस खासकर इन 2 या 3 स्लाइड्स को आप कम से कम 3-4 बार देखें और मेरी बात को सुनें ध्यान से, तो आपको क्लियर पक्का होगा। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैंने इसका रिजल्ट का कटआउट ले रखा है उन साइड से। देखिए जो मीरा कुमार है उनको मिले आपकी ये जो मैंने टिक लगा रखा है 3,67,314 और रामनाथ कोविंद को मिले 7 लाख। तो तकरीबन उन्होंने बताया था 11 लाख के करीब वोट बनते हैं। लेकिन कुछ वोट क्या हुए, इनवैलिड भी डिक्लेयर किए कि जो उन्होंने प्रॉपर मार्क नहीं किया हुआ, प्रेफरेंस 1 या 2 3 न्यूमेरिकली करना है, लिखना नहीं है फर्स्ट सेकंड, ऐसे न्यूमेरिकल लिखना है 1 2 3 4, या जिस इंक का यूज़ करना था वो यूज़ उसमें गड़बड़ की, या कोई उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेट कर दिया जिससे पता लगे कि जो सीक्रेट जो कंसेप्ट है वो लीक हो रहा हो, तो उस वजह से फिर ये पावर रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है और उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया होगा। तो इस तरीके से पूरा डिटेल ये रिजल्ट है। और यहाँ पे लिखते भी हैं रिटर्निंग ऑफिसर, आई डिक्लेयर दैट श्री रामनाथ कोविंद फलाना 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 हैज़ बीन ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी इलेक्शन रिजल्ट होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का तो मैंने बता दिया, लेफ्ट साइड में लगाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का मैंने इस साइड लगाया राइट साइड में। तो जैसे गोपाल कृष्ण कांग्रेस कैंडिडेट थे, वेंकटैया नायडू जो भी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, इनको मिले 516 और उनको 244। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा इस टेबल से कि देखिए इलेक्टोरल कॉलेज में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे 760 लोगों ने 11 जो आपके हैं वो इनवैलिड वोट हुए और इसमें आपके नॉमिनेटेड भी हैं। तो आप लोगों को याद रहेगा, ये वही स्लाइड में लगा रखी है।
अब आ जाइए, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये आपकी प्योर पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसमें आपको फैक्चुअल्स कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे डॉक्टर आजम फर्स्ट प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट टेन्योर, 12 साल से ज़्यादा लंबा टेन्योर उनका रहा। फिर आपका जो आपके इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये आपके इन्हीं के नाम पे जो 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन और आपके उस साइड से 5th जो प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली, ये 2 ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जो ऑफिस में ही मर गए, राइट। और आपके वीवी गिरी साहब जो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। और आपके हिदायतुल्लाह, आपको पता है कि अगर आपके इसमें चीफ जस्टिस हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए रहे हैं। और फिर दोबारा से गिरी साहब रहे हैं। गिरी साहब ऐसे वाइस एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आपके फुल फ्लेज प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, नीलम संजय रेड्डी सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने @ 64, राइट। और सबसे ओल्डेस्ट जो प्रेसिडेंट है रामास्वामी वेंकटरमन्ना बने हैं। और आप इस तरीके से मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अब दोनों के जो हमने प्रेसिडेंट का देखिए, अभी प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने कम्प्लीटली देख लिया है, दोनों की टर्म देख ली है, दोनों का हमने रिमूवल प्रोसीजर भी देख लिया है। लेकिन हम वाइस प्रेसिडेंट का कंपेयर करेंगे कि ये हमने किस कंट्री से लिया है ये मॉडल। तो अगर ये हमने यूएसए ऑलमोस्ट, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट मॉडल ऑन द लाइन ऑफ यूएसए। जो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये मैक्सिमम 6 मंथ्स तक के लिए रह सकते हैं। वैसे तो इन जनरल रूटीन क्या होता है कि जब इलेक्शन होने वाला होता है उससे 6 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है रूल्स के हिसाब से। और जिस दिन डेट होनी है उससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर होके और जैसे मोमेंट नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट है न, जो आपके इलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो चार्ज अज्यूम कर लेंगे। लेकिन इन केस जैसे कोई डेथ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो उस केस में सडनली कुछ ऐसा हो जाता है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, ना कि फुल फ्लैज प्रेसिडेंट रहेंगे। तो यहाँ पे एक लिमिट है। और 6 मंथ्स के अंदर अंदर दूसरे जो फुल फ्लैज इलेक्शन के नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। लेकिन यूएसए में ऐसी पोजीशन नहीं है। तो यूएसए जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं कि रिमेनिंग जो टर्म होगी उसमें फुल फ्लैज प्रेसिडेंट रहेंगे। यानी वहाँ पे प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो 4 ईयर है, राइट। और 4 ईयर है, सपोज मान लिए अगर कोई प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या रिजाइन दे देते हैं 2 ही साल के बाद, तो बाकी के जो 2 साल हैं वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन इंडियन पोजीशन में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट 1 साल भी रह सकते हैं, 2 भी, 3 भी, और डिपेंड करता है सिचुएशन। और मैं आपको यहाँ बताऊँ कि 9 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्होंने दे हैव गॉन टू द प्रेसिडेंसी इन दिस वे। और एक प्रेसिडेंट तो ऐसे भी गए हैं कि क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, और लेकिन एक प्रेसिडेंट ऐसे हो गई थी प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन कर दिया था, और गेराल्ड फोर्ड तो फिर वो एज ए जो वहाँ पे प्रेसिडेंट का काम किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये बेसिकली आपका एक सुपर प्लस हाईनेस का ऑफिस है। और जो वो सैलरी ड्रॉ करते हैं वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करते हैं, एज ए द ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जो सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट है, अगर लेकिन जिस टाइम में वो आपके प्रेसिडेंट का ऑफिस हैंडल कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी प्रेसिडेंट की डिस्चार्ज करें, तो उस समय वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी नहीं करेंगे और उस ड्यूरेशन के लिए जो सैलरी मिलेगी उनको एज ए प्रेसिडेंट मिलेगी। तो दिस ऑफिस जस्ट टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक ये टेबल मैंने लगा रखी है कि आपके जो प्रेसिडेंट्स की हैं आपकी इसमें आप देख लीजिए कि प्रतिभा पाटिल फर्स्ट ऑफ इंडिया, और इस तरीके से 14 प्रेसिडेंट अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। और यहाँ पे आपका कि मैंने 2 स्लाइड्स लगा रखे हैं एक ही स्लाइड में। अगर आप लेफ़्ट साइड देखें तो ये आपका आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, और आपके फिर इसके जनता पार्टी के भी आए हैं, फिर ब्लू के आपके बीजेपी के सिर्फ कोविंद साहब हैं, और जो बाकी लाइट कलर की शेड पोर्शन जो मैंने इंडिपेंडेंट लगा रखा है, तो ये बीच के जो आपके लोग हैं इंडिपेंडेंट लोग हैं जो प्रेसिडेंट बने, लेकिन इनको सपोर्ट मिला कांग्रेस का, तो इस वजह से ये बन पाए हैं। और आपकी ये जो मैप है इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंट अभी तक प्रोड्यूस किए हैं तो वो आपके सदर्न स्टेट्स ने कर रखे हैं। जैसे आप देखेंगे जो डार्क है ये नीचे में लिख रखा है तमिलनाडु, जो 4 प्रेसिडेंट हैं आपके, बाकी के जो ये ब्लू कलर शेड लाइट ब्लू ये 1-1, तो इस तरीके से 14 प्रेसिडेंट अभी तक हुए हैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि सदर्न से तमिलनाडु से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है प्रेसिडेंट के। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट भी है आपकी, आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए प्रेसिडेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट को जस्ट आप एक देख सकते हैं, सारे याद नहीं रहते हैं, जस्ट अपने ऑन टाइम में कभी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें अब जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं, हम उनको याद रखिए थोड़ा सा कि जो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने फिर प्रेसिडेंट भी बने। जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट बने। वीवी गिरी साहब ये प्रेसिडेंट बने, एक्टिंग भी रहे, फुल फ्लेज प्रेसिडेंट भी रहे, अकेले हैं ऐसे। और फिर आपके हिदायतुल्ला साहब सीजीआई रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे 34 डेज़ के लिए। फिर आर वेंकटरमन्ना प्रेसिडेंट रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। शंकर नरसिम्हा पहले वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट रहे। के आर नारायण पहले वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पर आके 97 के बाद ये ट्रेंड खत्म हो जाता है, और हम देख रहे हैं कि 97 के बाद जो भी वाइस प्रेसिडेंट बना है वो अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बना है, राइट। तो आई होप आप लोगों को दोनों के इलेक्शंस के बारे में पता लग गया होगा, दोनों के ऑफिस की इंपॉर्टेंस पता लग गया होगा। लेकिन हमारा जो वीडियो था ये रिस्ट्रिक्टेड था उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, राइट, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी जहाँ तक अगर इनके इलेक्शंस की कोई पेटिशन डलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही डलेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक आपका आर्टिकल 145 है जिसमें रूल्स हैं, तो उन्हीं के हिसाब से जो इलेक्शन पेटिशन है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। उसके नीचे वाले कोर्ट, हाई कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर कहीं पे भी वहाँ पर ऐसा मिलता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई किस तरह की अगर ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सर्ट हुआ है और रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हैज़ बिन मैटरली अफेक्टेड हुआ है ड्यू टू इम्प्रॉपर रिसेप्शन और रिफ्यूजल ऑफ ए वोट, अगर किसी को वोट नहीं डालने दिया है या गलत तरीके से उसको वोट का कैंसिल किया गया है, या आपके जो रूल्स और एक्ट के अगेंस्ट कोई नॉन कंप्लाइंस रहा है, या कोई नॉमिनेशन का इशू रहा है, तो रॉन्गफुली अगर किसी का नॉमिनेशन रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड किया गया है, तो इस तरीके से इन ग्राउंड्स पे जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और ऐसे ही, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा वॉइड डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग जब तक रिजल्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और उस दौरान जो भी प्रेसिडेंट साहब ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो सारे के सारे वैलिड होंगे। और यहाँ पे मैं एक और बताना चाहता हूँ कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक सिक्योरिटी भी जमा होती है जो आरबीआई या गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करानी पड़ती है 15,000 की, जो पहले सिर्फ 2,500 रुपये थी वो बढ़ा के अब 15,000 होगी। वो इसलिए है कि कोई भी रिक्शा चलाने वाला या कोई भी आके और प्रेसिडेंट के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दे, ऐसे केस बहुत हुए हैं। तो उनको रोकने के लिए ऐसी टेंडेंसी को भी कि 15,000 वो जमा कराए सिक्योरिटी, और 50 उसके पास नॉमिनेशन करने वाले लोग हों, 50 सेकेंडर हों। तो इस वजह से ये डाला गया है कि जेन्युइन एक कैंडिडेट है वही फाइट में आए, वही नॉमिनेशन फाइल करे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि अगर कोई 1/6 जो हैं नंबर ऑफ वोट्स जो नेसेसरी हैं, अगर वो उतने वोट नहीं ले पाता है तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी आपकी सीज हो जाएगी गवर्नमेंट में, तो 15,000 भी उसके जाते रहेंगे, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर की जो पावर हैं, अलग अलग लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, जुडिशरी हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो कंपैरेटिव में पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने इसको भी कंपैरेटिव में किया है। और आप प्लीज़ पार्टिसिपेटिव बनिए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि एक टू वे कम्युनिकेशन बना रहे, तो मेरे को भी पता लगता रहे कि आप लोग कितना एफर्ट डाल रहे हैं। और क्वेश्चन जरूर कीजिएगा लेट्स ट्राई वाले सेगमेंट वाले। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जय हिंद।